एवरीवन, बीएड पेपर जेंडर स्टूडेंट सोसाइटी। हम डिस्कशन कर रहे थे थ्योरीज के बारे में। ठीक है, 2 थ्योरीज हम लोग कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के बारे में कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या होती है और किसने दी और इसके बीच में क्या क्या बारे में बताया गया है। देखिए, जो हमारी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है क्या कहती है, इसका नाम क्या है, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया थ्योरी, यानी कि प्रतिक्रियात्मक कि जेंडर के बारे में लोगों के क्या विचार हैं, क्या प्रतिक्रिया करते हैं, इसके बारे में बताया गया है। यानी कि इंटरैक्शन, मानव के साथ, मनुष्य के साथ जो है अंतःक्रिया के बारे में इसमें बात की गई है। इसमें जो मुख्य पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है वो क्या है, मनुष्य के व्यवहार को समझना। मीन्स हमने क्या करना है, ह्यूमन बिहेवियर को समझना है कि वो किस परिस्थिति में किस तरह से बिहेव करता है, किस स्थिति में वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। अगर उसके सामने सिचुएशन अच्छी है तो कैसे रिएक्ट करेगा, या फिर वो एकदम से किसी चीज़ को देख के हैरान हो जाता है तो कैसे रिएक्ट करेगा। तो ये क्या है, मनुष्य की प्रतीकात्मक, मतलब मनुष्य का जो रिस्पॉन्स है वो एक पर्टिकुलर बिहेवियर के दौरान किस तरह का रहेगा। ठीक है, यह सिद्धांत जो है समाज को उन प्रतीकों से निर्मित के रूप में देखता है जिन्हें लोग अर्थ स्थापित करने संसार के विषय में। देखिए, ये क्या है, जो सिद्धांत है ये बताता है कि हमने संसार को या लोग संसार को किस नज़रिए से देखते हैं और उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है हर चीज़ के प्रति, समाज के प्रति, समाज के लोगों के प्रति, स्थितियों के प्रति, दृष्टिकोण के प्रति। मतलब क्या दृष्टिकोण है हर उसके लिए, कि जब एक दूसरे से संवाद करते हैं, जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन की जाती है, बात की जाती है, तो लोग किस तरह से जो है अपना रिएक्शन देते हैं। इसी का क्या कहा गया है, मानव व्यवहार से संबंधित थ्योरी या फिर इंटरैक्शन थ्योरी से कहा गया है। ठीक है जी, ये सिद्धांत जो है जॉर्ज हर्बर्ट मिड ने इस सिद्धांत का प्रचार किया है। किसने दिया है, जॉर्ज हर्बर्ट और मिड ने दिया है सिद्धांत। और इस सिद्धांत में वो एक सामाजिक वास्तविकता का अर्थ उसका पूर्व निर्धारित होना नहीं है, यानी कि जो समाज के अंदर दिखाई दे रहा है या समाज की वास्तविकता दिखाई दे रही है वही सत्य नहीं है, इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। यानी कि अगर स्थितियां बदलती हैं तो समाज की वास्तविकता में भी परिवर्तन होता रहता है, जिसकी वजह से मनुष्य के व्यवहार में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इसका अर्थ व्यक्ति द्वारा बताया गया है कि लोगों की पारस्परिक अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप लोग अपने आसपास की दुनिया पर प्रतिक्रिया नहीं देते बल्कि उसके अर्थ पर प्रतिक्रिया देते हैं। यानी कि लोग क्या करते हैं, जो वह उसके बारे में अपने व्यू प्रकट करते हैं। मीन्स एक सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आ गई, उसके ऊपर जो है कहेंगे हाँ इस सिचुएशन में ये हुआ, ये ऐसा होना चाहिए था, तो क्या है, अपनी प्रतिक्रिया स्थिति के ऊपर देंगे। अब जो है लोग आसपास की दुनिया, लोग जो है सामूहिक रूप से, ये सिद्धांत सामूहिक रूप से सभी पर लागू होता है, परिवर्तनशील है। समाज जो है वो परिवर्तनशील है, व्यवहार जो है वो परिवर्तनशील है, स्थिर नहीं है। और इसका आधार जो है प्रतीकों पर क्रिया व प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, जैसे 1960 के दशक में प्राथमिक रूप से समलैंगिक के नकारात्मक के रूप में, यानी कि लिंग के बारे में इन्होंने बात की थी, लिंग के ऊपर इन्होंने अपने विचार पहले जो है प्रस्तुत किए थे। अब क्या कह रहे हैं कि विद्यालय में सामाजिक अंतःक्रिया, और मतलब जब हम विद्यालय में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जेंडर डेवलपमेंट के बारे में लोगों की क्या क्या इंटरेक्शन है, लोगों की क्या क्या सोच है। तो ये सिद्धांत किस पर हुआ, लिंग के ऊपर, लिंग के बारे में लोग क्या क्या सोचते हैं, बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, किस तरह से इनको बिहेव करना चाहिए, किस तरह से इनको बैठना चाहिए, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो ये लोगों के विचार हैं इसके बारे में है। फिर वो कहते हैं कि भूमिका, जो विद्यालय में सामाजिक अंतःक्रिया जब बालक करते हैं तो उनका जो विकास है वो किस तरह से प्रभावित होता है। शिक्षक और विद्यार्थियों की किस पर निर्भर करता है, बौद्धिक क्षमता पर निर्भर करता है, यानी कि इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के ऊपर। जो बच्चे इंटेलिजेंट होंगे वो जल्दी सीख जाएंगे, जो मीडियोकर होंगे वो थोड़ा आराम से ठीक समय में सीखेंगे, और जो थोड़ा डल होंगे, थोड़ा जो है गिफ्टेड या क्रिएटिव या फिर क्योंकि ये कि स्पेशल चाइल्ड है, वो थोड़ा आराम से सीखेंगे। विद्यार्थी कितना सीखते हैं और सीखते दौरान उन्हें किन किन शैक्षिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में जो है वार्तालाप इसके दौरान की गई है। ये जो सिंबॉलिक इंटरैक्शन थ्योरी है, इसमें
किस प्रकार सूक्ष्म आंतरिक क्रियाएं असमान शक्ति की गतिशीलता को दर्शाती हैं और निर्मित करती हैं। यानी कि किस परिस्थिति में किस तरह से हम अपने व्यवहार को, बालक अपने व्यवहार का आदान प्रदान करते हैं। उदाहरण के तौर पर जब एक बच्चा और एक प्रौढ़ आपस में बातचीत करते हैं तो जो बड़ा व्यक्ति होता है उसका जो है ज्ञान पर ज़्यादा अधिकार होता है और उसी का दावा किया जाता है और यही स्थापित किया जाता है कि बच्चे को अभी इतनी नॉलेज नहीं है, यानी कि उसका ज्ञान अभी इस क्षेत्र में कम है। ठीक इसी प्रकार विद्यालय में भी एक छात्र और एक टीचर होता है तो क्या है, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होती है उसमें अध्यापक के पास अधिक ज्ञान होता है और बालकों के पास कम ज्ञान होता है। तो क्या है, सिचुएशन जैसे जैसे सिचुएशन बदलती है वैसे वैसे हमारा व्यवहार बदलता चला जाता है। जैसे वही मान लीजिए बालक है, 10 साल बाद 15 साल बाद वो बड़ा हो जाएगा, शिक्षक बन जाता है, तो उसको उतनी नॉलेज हो जाएगी जितनी एक टीचर को होनी चाहिए। या समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, जितना उसने ज्ञान प्राप्त किया इसके अनुसार उसकी जो नॉलेज है वो बढ़ती चली जाएगी। तो इसे क्या कहा गया है, इंटरेक्शन थ्योरी से कहा गया है। ठीक है जी। जब हम विचार विमर्श करते हैं या फिर लोगों को सामाजिक भूमिकाएं अदा करते हुए देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो अपनी जिम्मेवारियों को किस तरह से निभा रहे हैं। बड़े पैमाने पर या फिर विकसित देशों में अगर हम देखें तो जो है व्यवसाय के दौरान भी जो है कौन कौन सी जिम्मेवारियां हैं और किस तरह से समय का पाबंद होकर अपनी जिम्मेवारियों को और अपनी जिम्मेवारियों के दृष्टिकोण को निभाया जा सकता है और अपनी सारी भूमिकाओं को अच्छे से अदा किया जा सकता है। ये है सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी। अब बात करते हैं इसकी जो है शिक्षा के साथ इसका क्या महत्व है। हमने पहले बात की है जो है शिक्षा के दौरान क्या करते हैं, विद्यार्थियों को उन परिणामों से संबंधित है जो वो क्रिया करते हैं और या परीक्षा देते हैं, उसके पश्चात जो रिजल्ट निकल के आता है उसे क्या कहा गया है, प्रतीकात्मक कहा गया है। उनका मानना है कि वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है उसमें मूल्यांकन सही ढंगों से वंचित है, यानी कि मूल्यांकन जो है वो सही एप्रोप्रिएट नहीं होता है। सभी को एक ही समान या असमानता वाले बच्चों को भी एक ही कैटेगरी में एक ही परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है, जो कि गलत है। इस तरह से उनका जो पूरा इवैल्यूएशन है वो नहीं हो पाता है। सपोज किसी बच्चे को अच्छे से दिखाई नहीं देता या अच्छे से सुनाई नहीं देता तो उसका जो पेपर होगा वो नॉर्मल बच्चों के साथ लिया जाएगा, है ना। तो कुछ कारण की वजह से उसकी जो असमर्थता है उसको तो वो काउंट नहीं कर रहे, तो वो कह रहे हैं कि वो सबको इक्वल उसमें काउंट कर रहे हैं, है ना। उसकी अलग से तो मेजरमेंट नहीं कर रही, उसको ऐसे तो नहीं अलग से 5 नंबर उसको दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो ये क्या कह रही है शिक्षा प्रणाली, क्या बोलती है कि उनको जो है ये जो सिस्टम है, मूल्यांकन का जो सिस्टम है ये गलत है। इसमें सभी को एक ही जो है एक ही क्राइटेरिया के ऊपर उनको इवैल्यूएट किया जाता है। ठीक है, परीक्षा के परिणाम के आधार पर रखा जाता है और जो निश्चित तौर पर मूल्यांकन है उसका ढंग सही नहीं है, इसलिए जो है विद्यार्थियों के भीतर जो भिन्नता है या समझदारी है वो बाहर निकल के नहीं आती। कहने का मतलब है कि इंडिविजुअल डिफरेंस है, सबके अंदर अलग अलग कैपेसिटी है, पोटेंशियलिटीज़ हैं, उनके अंदर क्षमताएँ हैं, अभी उनकी अपने अपने एटीट्यूड्स हैं, तो वो सारे के सारे बाहर निकल के नहीं आते हैं, तो इसलिए उनको प्रॉपर एवेल्यूएट हम लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है जी, आगे बात करते हैं इस जो है सिद्धांत के बारे में क्या कहा गया, इसकी आलोचना की गई शिक्षा के क्षेत्र में जो है इसकी आलोचना की गई। कहते हैं किस प्रकार भाषा का अर्थ प्रदान किया जाए, अलग अलग सामाजिक बनावटों में लोगों के जो माध्यम है उसे कैसे अर्थ निकाला जाए, यानी कि हर चीज़ के प्रति लोगों का दृष्टिकोण अलग होता है और इस दृष्टिकोण के आधार पर जो है उनके विचार अलग होते हैं, तो हम किसी तथ्य पर नहीं पहुंच पाते। ठीक है, तो किसी भी जो है कक्ष में होने वाली घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण तथा शिक्षक की अपेक्षाएं, छात्रों का प्रदर्शन किस प्रकार से प्रभावित करता है। यानी कि सब के अलग अलग, कहने का भाव यह है कि हर मनुष्य का हर परिस्थिति के लिए अलग दृष्टिकोण होता है। वो अपने जो है अपने जब तक वो उस चीज़ को देखते नहीं है तब तक वो उसके बारे में नहीं जो है एक्सप्लेन कर पाता। अब है रोल ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। नंबर 1, मनुष्य अपने दृष्टिकोण से उन चीज़ों को विकसित करता है जिसके अर्थ उसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नंबर 2, वार्तालाप, आपसी वार्तालाप से लिए गए हैं। फिर है वस्तुओं, मनुष्यों, हालातों, घटनाओं के दौरान अर्थ बदल जाते हैं। कहने का मतलब है कि जब तक हम किसी सिचुएशन को खुद नहीं देखते हैं तो तब तक हम उस चीज़ के बारे में कोई भी व्याख्या
नहीं कर पाते हैं। हाँ, सुनी सुनाई बातों में एक्चुअल में सत्य क्या है उसके बारे में हमें ज्ञान नहीं होता। सुनी सुनाई बातों में 4 एक्स्ट्रा हो गई, 4 कम हो गई, 2 बात इधर से उधर हो गई, है ना, तो सत्य का ज्ञान तो नहीं हुआ, सिर्फ एक प्रेडिक्शन हुई, हाँ ऐसे ऐसे हुआ होगा। अब कितना सही है कितना गलत है उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे क्या कहते हैं किसी भी क्रिया की व्याख्या करने के लिए हमें प्रतीकात्मक अर्थ अलग तरह से जो है बन जाता है। फिर जो सिचुएशन एक्चुअल में थी, जो आपको मिली, जो आपने किसी और को दी, तो वहाँ पर लोगों की व्यू अलग अलग हो गए, सबकी जो है अलग अलग हो गई ना। तो ये क्या कहना चाह रहा है, कहता है इसके बारे में जो लोगों की जो धारणा है वो अलग अलग बन जाती है। अब इस सिद्धांत की कुछ विशेषताएँ हैं। सिद्धांत के बारे में क्या बताया गया है, नंबर 1, हम कैसे दूसरों से वार्तालाप के द्वारा अर्थ प्रकट करते हैं इसका बोध कराता है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, आपने क्या अर्थ लिया इसका पता चल गया। नंबर 2, अंतःक्रिया के माध्यम से हम एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। ठीक है, सपोज किसी की पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी है, किसी को बोलने का ढंग बड़ा अच्छा, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, हाँ बहुत अच्छा बोल रहा है ना। या फिर कोई बड़ा अच्छा म्यूजिक, किसी को बड़ा अच्छा गाना आता है, कोई बड़ा अच्छा डांस करता है, तो क्या होता है हम एक दूसरे से प्रभावित हो जाते हैं। नंबर 3 है, हम अपने आसपास के संसार, विचार, धारणाओं का जो है निर्माण करते हैं। मीन्स मेरी थिंकिंग क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, ये हम निर्माण कर रहे हैं ना। हाँ मुझे तो अच्छा नहीं लगा, फिर वो कहा नहीं मुझे तो बहुत अच्छा लगा, तो सबके व्यू अलग अलग हो गए। तो ये क्या है, हमारा विचार है, हम निर्माण कर रहे हैं, हमारी मान्यता अलग है, हमारी धारणाएं अलग हैं। उसके बाद है, व्यक्ति विशेष द्वारा परिवर्तन संभव है, बिल्कुल संभव है। ठीक है, हर इंसान जो है अपने व्यू दे सकता है, तो एक व्यक्ति जो है अगर कोशिश करे तो परिवर्तन कर सकता है, संभव कर सकता है। मान लीजिए आप लोगों की 40 बच्चों की क्लास है, ठीक है, किसी एक ने डांस किया, उसमें से आधे बच्चे बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा था, ठीक है, आधे बोल रहे हैं कि नहीं ये वो ऐसे वैसे, फिर मैम ने बोला नहीं बहुत अच्छा था, तो बाकी लोग क्या आएंगे, चुप हो जाएंगे, है ना, क्योंकि एक विशेष पर्सन ने एक राय अपनी दे दी। तो क्या है कि एक पर्सन जो है स्थिति को बदल सकता है या अपने विचार रख सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है। ठीक है जी, फिर यह सिद्धांत क्या करता है, वास्तविकता परिवर्तनशील है और धारणाएं बदलती रहती हैं, बिल्कुल परिवर्तनशील है, समाज परिवर्तनशील है, स्थितियाँ भी परिवर्तनशील हैं, और ये जो टाइम टू टाइम ये चीज़ें सब चेंज होती रहती हैं। ठीक है जी, अब ये क्या है, इसकी थ्योरीज, ये जो थ्योरीज थी इसकी कुछ कमियां हैं। इस कमियां हैं, नंबर 1, इस बात पर बल देते हैं कि हम स्वयं को ऐसा समझते हैं, मीन्स हमें कैसा व्यवहार करना है, व्यवहार पर बहुत अधिक बल दिया गया है। ठीक है, और कई बार एक पर्सन ने अगर अपना व्यवहार बताया, एक पर्सन ने एक चीज़ के लिए अपने व्यू दिए, ज़रूरी नहीं है कि उसके व्यू सही ही होंगे, तो कभी भी चीज़ को एकदम से इवैल्यूएट नहीं करना चाहिए, यानी कि जो थ्योरी है वो सिर्फ बिहेव के ऊपर डिपेंड है। फिर इस सिद्धांत का उद्देश्य सामाजिक स्तर में परिवर्तित नहीं होता, ये कह रहा है कि सामाजिक स्तर है वो परिवर्तित नहीं होता, कुछ ज़रूरी नहीं है हर कोई हमारी बात मान ले या हमारे कहने से समाज में परिवर्तन आ जाए, है ना, हर चीज़ के लिए टाइम लगता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं भी हैं और नहीं भी हैं, दोनों ही बातें होती हैं। ठीक है, फिर तर्कपूर्ण व्यवहार के ऊपर बल देता है। उसके बाद है, लोगों के विभिन्न समूह द्वारा प्रतीकों की व्याख्या एक अन्य रूप में भी की जाती है, यानी कि लोगों का जो समूह है वो किसी सिचुएशन को देखता है और फिर उसके बारे में अपने व्यू रखता है, कहता उन व्यू के आधार पर डिसीजन लिया जाता है। तो क्या है, कई बार कुछ सिद्धांत के अंदर कुछ कमियां भी हैं कि खाली व्यवहार को महत्व देता है, लोगों के समूह के द्वारा दी गई टिप्पणी को महत्व देता है। ठीक है, मनुष्य के व्यवहार जो है निरंतर परिवर्तनशील है, समाज में जो स्थितियाँ हैं वो निरंतर बदलती रहती हैं। ठीक है जी, ये था हमारी आज की थ्योरी। एंड एट द एंड क्या बोलते हैं, ये जो अंतःक्रिया का सिद्धांत है, मनुष्य अपने आसपास के वातावरण के साथ किस तरह से तालमेल बिठाए, यह परीक्षण करना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए इस सिद्धांत पर एक अमेरिकी विचार पर आधारित है जो समाज में व्यक्ति विशेष की स्वतंत्रता पर बल देता है। एट द एंड वो कहते हैं ठीक है सबके अपने व्यूज़ हैं, लेकिन इसके बारे में एक जो अमेरिका के वो है वैज्ञानिक हैं, एक अमेरिका के व्यक्ति हैं, ठीक है, विद्वान हैं, उन्होंने अपने विचार दिए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये परिवर्तनशील भी हैं, ऐसा नहीं है कि इनको हम बदल नहीं सकते। ठीक है, एट द एंड क्या है कि मनुष्य को स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन जीना चाहिए। ठीक है जी, ये थी हमारी आज की थ्योरी।